अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है जी कनेक्टिव टिश्यूज़। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये इस तरह के टिश्यूज़ होंगे जिनका फंक्शन क्या होगा, ये कनेक्ट करना, चीज़ों के दरमियान में कनेक्शन बनाना। अब ये देखें कि हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट अल्लाह ताला ने मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये सारे ऑर्गन जो हैं, आप देखें ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ मूव कर जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गन नहीं गिरते, ठीक है, जहाँ पे हैं अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो रीज़न क्या है? ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। और जो इनको कनेक्ट करने वाली चीज़ हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इसके बाद कहता है कि प्रोवाइड अ मैट्रिक्स दैट सपोर्ट एंड फिजिकली कनेक्ट अदर टिश्यूज एंड सेल्स टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कहते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एक तो ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैट्रिक्स मतलब जो सेल के सराउंडिंग में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होंगे। दैट सपोर्ट्स एंड फिजिकली कनेक्ट अदर टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पे ये क्या करते हैं कि ये जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक जब टिश्यूज़ और ये सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया ऑर्गन्स जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है। तो सेल्स का जो कम्बिनेशन है, ठीक ठीक है, जिनसे टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज़ के कम्बिनेशन से ऑर्गन्स बनते हैं, इनका जो कम्बिनेशन है, ये क्या है जी, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ है, यानी इनको जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू हैं। Unlike the other tissue type, epithelium, muscles, and nerve, which consist of mainly of cells, the major component of the connective tissue is the extracellular matrix. तो आप कहते हैं कि दूसरे जो टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम है, मसल्स हैं या नर्व टिश्यूज हैं, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल होते हैं। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कम्बिनेशन किसका होती है हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है मैट्रिक्स का। उसके बाद कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स आ जाते हैं, इलास्टिक फाइबर आ जाते हैं, और कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर इनका डिफरेंट तरह का जो है फंक्शन होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनकी जो टाइप्स होती हैं आगे। अब कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है, सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मच यानी किस चीज़ की, बेसिकली इनके अंदर क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तरतीब क्या है, किससे बनी हुई है। तो ये ज़्यादातर ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। लेमिना प्रोपिरा बीनीथ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब स्टूडेंट, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, यानी कि जो हमारी खुराक की नाली है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जो कि एपिथेलियम की बनी होती है, जो बाहर वाली तरफ होती है, ठीक है, उसके नीचे जो एक लेयर होती है, ठीक है, जो सेकंड वाली बाहर से अगर मतलब ऑर्गन को अगर पकड़ें, ठीक है, तो जो हमें लेयर हमारी तरफ होगी, वो कौन सी होगी, एपिथेलियल लेयर होगी। और उसके नीचे जो लेयर होगी वो क्या होगा, लेमिना प्रोपिरा। तो लेमिना प्रोपिरा है जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद है जी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड टाइप आ जाती है। तो इसमें कहते हैं कि जो लिटिल ग्राउंड सब्सटेंसेस होंगी, ठीक है, पहले वाले के अंदर जो है वो कनेक्टिव ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या थी, ज़्यादा थी लूज के अंदर। अब जो डेंस वाला है, इसके अंदर क्या होंगी, ग्राउंड सब्सटेंसेस कम हो जाएंगी। ऊपर वाले में सेल जो थे वो ज़्यादा थे, इसमें जो है वो सेल हमारे पास क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्यू सेल आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है फाइब्रोब्लास्ट होंगे। फिर उसके बाद कहता है कि कोलेजन भी इसके अंदर ज़्यादा होगा, जबकि जो लूज़ वाला था उसमें कम था कोलेजन। और जो कोलेजन है वो कहता है कि इन रैंडमली अरेंज्ड फाइबर्स, रैंडमली यानी कि एक इरेगुलर वे में जो है वो क्या होंगे, अरेंज हुए होंगे। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्शन में इनका रोल होता है, सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को, एंड रेजिस्ट टीरिंग। और जो ऑर्गन्स हैं उनकी टीरिंग से, यानी उनके डैमेज होने से, उनके फटने से जो है ये बचाते हैं ऑर्गन्स को। उसके बाद कहते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस ऑफ द स्किन, जो स्किन की सेकंड लेयर होती है, ठीक है,
ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस आती है, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस आ जाती है। मिड वाली जो लेयर है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। अब कई हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट ऐसे स्ट्रक्चर हैं जैसे हमारी किडनी है, स्प्लीन है, लीवर है, तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक कप शेप्ड, आप ये कह लें कि एक हॉलो लाइक जो है कैविटी बनाई होती है, ठीक है। वो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है। एक पतली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जो ऑर्गन्स को बेसिकली कवर कर रही होती है, एक कह लें कि पाउच शेप जो है ना ये दे रही होती है। उसके बाद है जी सब म्यूकोजा लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, तो जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की सब म्यूकोजा लेयर है, ठीक है, ये वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड विद पैरेलल बंडल ऑफ द कोलेजन। ये जो है इसमें अब कह रहा है कि जो कोलेजन के जो बंडल्स हैं, ठीक है, वो पैरेलल यानी एक दूसरे के आमने सामने जो है ये अरेंज हुए होते हैं। फ्यू फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं एंड इसमें कुछ जो है कोलेजन के मॉलिक्यूल्स के साथ वो अरेंज हुए होंगे फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद कहते हैं कि ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इन द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे जो मसल्स का और जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, इनके दरमियान में ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी मसल्स को जो है वो स्केलेटन के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू फोर्स, के कोई भी एक्सटर्नल जो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो उसको जो है हमारी बोन्स है, हमारा जो स्केलेटन है या हमारे मसल्स हैं, उनको डैमेज होने से भी जो है ये बचाते हैं, उनके खिलाफ भी जो है ना रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, टेंडन में होते हैं, एपोन्यूरोसिस में होते हैं और कॉर्नियल सिट्रोमा। अब सबसे पहले ये जो लिगामेंट है स्टूडेंट, ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मसल्स को जो है पकड़ के बून के साथ ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लिगामेंट का काम क्या होता है कि बून के साथ जो कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है, वहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे दो बोन्स के दरमियान में ज्वाइंट आ जाते हैं, जैसे हमारे एल्बो का ज्वाइंट है, ठीक है, कि एल्बो के जॉइंट में क्या है कि हमारी जो एक अपर आर्म है और जो लोअर आर्म है, इन दोनों को जो जोड़ा हुआ है वो किसने जोड़ा हुआ है, लिगामेंट्स को। उसके बाद टेंडन आ जाता है, तो टेंडन जो होते हैं स्टूडेंट हमारी मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स के साथ। अब हमारी जो बोन्स हैं उनके ऊपर स्टूडेंट मसल्स भी हैं, तो अब मसल्स जो है पहले वो मसल्स की जो वो वाली साइड जिन्होंने जाके बोन्स के साथ अटैच होना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, टेंडन होगा। उसके बाद एपियोनेरेसिस क्या होता है कि स्टूडेंट ये भी टेंडन की एक शीट होती है, पतली सी शीट होती है, तो इसका भी काम यही होता है कि ये बोन को बोन के साथ या फिर मसल्स को जो है वो बोन के साथ, तो या मसल को मसल के साथ जो है ना कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। कॉर्नियल सिट्रोमा यानी कॉर्निया के आप कह लें कि ये एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की सब्सटेंसेस जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह से कॉर्निया का जो सिट्रोमा है, ठीक है, लेयर है, तो उसमें जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं जो कि मीजनकाइमा जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मीजनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनका क्या मतलब, ये कहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या होती है जी, स्पेरिस undifferentiated cells uniformly distributed in matrix within with sparse collagen fibers। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल्स जो कि मतलब अभी मेच्योर नहीं हुए होते या किसी एक स्पेशल टाइप में कन्वर्ट नहीं हुए होते, तो वो क्या होते हैं जी, वो स्कैटर्ड हुए होते हैं, ठीक है। स्पेरिस का मतलब क्या है कि वो स्कैटर्ड हुए होंगे यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और कोलेजन फाइबर भी इनके साथ जो है वो रैंडमली या स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कंटेन्स स्टेम आर प्रोजेनेटर सेल्स फॉर ऑल एडल्ट कनेक्टिव टिश्यूज। तो कहता है कि ये जो है जितने भी हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं या प्रोजेनेटर सेल्स जिन्होंने आगे जाके एक स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट होना होता है, उनको हम प्रोजेनेटर सेल्स या फिर स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। वो जितने भी अडल्ट के कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होते हैं ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी मेसोडर्मल लेयर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। जो अर्ली एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट, उसकी जो लेयर्स होती हैं, बेसिकली एम्ब्रियो 3 लेयर्स का बना होता है। एंडोडर्मल होती है, ठीक है, मेसोडर्मल होती है और एक्टोडर्मल होती है। तो जो मेसो होती है वो सबसे बाहर वाली होती है, मिड वाली होती है लेयर, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी जो है ना ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। उसके बाद आ जाता है जी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की आ जाते हैं, यानी कि ख़ास किस्म के टिश्यूज़ जो कि बॉडी के अंदर जो है इनका एक अपना रोल होता है, जैसे एडिपोज हैं, ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज हैं, बोन्स एंड ब्लड हैं, ठीक है, ये भी ये हमारे सब के सब क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब सबसे पहले एडिपोज की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एडिपोज हमारी बॉडी के अंदर वो टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये जो फैट्स के पार्टिकल होते हैं, जो फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ये उनको स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का वेट भी गेन हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं जो कि बॉडी में पहले तो जितनी रिक्वायरमेंट थी यूटिलाइज हो गया एनर्जी के लिए, बाकी जो है वो जाकर उनको जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। Connective tissue in which the fat storing cells are the adipocytes predominate is called adipose tissues। तो कहते हैं कि वो कनेक्टिव टिश्यूज जहाँ पे फैट्स को स्टोर किया जाता है या फिर जहाँ पे एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स यानी सेल्स की एक टाइप है, ठीक है, ये जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज नॉर्मली रिप्रेजेंट 15 to 20% ऑफ द बॉडी वेट। कहते हैं कि एडिपोज टिश्यूज की वजह से जो है ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है वो 15 से 20% तक होता है, ठीक है, इन मैन एंड सम वॉट मोर
इन वुमेन, और वुमेन में इससे भी ज़्यादा होता है। सर्विंग एज अ स्टोरेज डिपॉट्स फॉर न्यूट्रल फैट्स। तो ये कहते हैं कि एक स्टोरेज जो है ना, स्टोरेज रूम की तरह पे ये एक्ट कर रहे होते हैं फैट्स को स्टोर करने के लिए। उसके बाद कार्टिलेज आ जाता है। कार्टिलेज स्टूडेंट ये बोन से थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है इसकी कंपोजिशन, लेकिन डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कि बोन आप देखेंगे हार्ड होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये सॉफ्ट बोन होती है। जैसे हमारे कान की हड्डी है, ठीक है, कान की जो कुरकुरी सी हड्डी होती है, या जो हमारी नाक में हड्डी होती है, तो ये सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इनको हम कार्टिलेज कहेंगे, इनको बल्कि हड्डी भी नहीं कहते हैं, लेकिन आम जुबान में हम इनको जो है ना सॉफ्ट बोन कहते हैं। उसके बाद कहता है कि फिर्म फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन एरियाज लाइक नोज एंड जॉइंट्स। तो कहता है कि ये जो है ना, ये एक फिर्म फ्लेक्सिबल होती है, यानी ऐसी कि जो मोल्ड हो सकती है, ठीक है, टर्न हो सकती है, टिश्यूज़ होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, और जैसे हमारे नोज़ हैं, जॉइंट्स हैं, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें हाइलिन आ जाती है, इलास्टिक आ जाती हैं, एंड फाइब्रोकार्टिलेज जो है हमारे पास कार्टिलेज आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी बोन्स आ जाती हैं, जिनको हम ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ द अडल्ट स्केलेटन, ये कहता है कि जो अडल्ट स्केलेटन है उनका एक मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। बोन्स टिश्यू बोन टिश्यू प्रोवाइड सॉलिड सपोर्ट फॉर द बॉडी। तो बॉडी को ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर ये ना हो, बोन्स ना हो, तो क्या स्टूडेंट एक ह्यूमन बॉडी का जो वजूद है वो कायम रह सकता है। एक बाकायदा जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो हमारी मूवमेंट है, क्या वो जो है वो टेक प्लेस हो सकेगी। तो अगर बोन्स ना हो तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कहता है कि प्रोवाइड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारी किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, ठीक है। तो किडनीज़ हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन में आ जाती हैं, तो ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने इनके इर्द-गिर्द जो है बोन्स का एक जो है वो बनाई होती है, कवरिंग बनाई होती है। सच एज़ दूज़ इन द क्रेनियल एंड थोरेसिक कैविटीज़। क्रेनियल यानी कि जहाँ पे जो हमारे सर की हड्डी होती है, ठीक है, हड्डियाँ होती हैं, उनको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। एंड थोरेसिक कैविटी जो हमारी चेस्ट की का एरिया होता है, उसको हम थोरेसिक कैविटीज़ कहते हैं। एंड इनक्लोज़ेस इंटरनल मेडुलरी कैविटीज़ कंटेनिंग बोन मैरो। अब कहते हैं कि इन्हीं मतलब एरियाज़ के अंदर जो हैं हमारी बोन मैरो को भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। वेयर द ब्लड सेल्स आर फॉर्म, जहाँ पे हमारी ब्लड के इंपॉर्टेंट सेल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं बोन मैरो में। बोन आर ऑसियस टिश्यूज़ आर आल्सो सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड अदर आयंस। तो कहते हैं कि इसके अलावा बोन्स जो हैं, बोन्स के जो टिश्यूज़ हैं, एक रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। रिजर्वायर का मतलब क्या, ज़ख़ीरे के तौर पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम फॉस्फेट और जो दूसरे आयंस हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है फिर इनको जो है वो निकाल लिया जाता है। दैट कैन बी रिलीज्ड आर स्टोर्ड इन कंट्रोल्ड फैशन टू मेंटेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट या जो दूसरे आयंस हैं, ठीक है, आयरन वगैरह, इनका जो लेवल है मेंटेन करने के लिए इनको स्टोर कर लिया जाता है, और बाज़ औक़ात वहाँ से निकाल लिया जाता है एक कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि जो है ना वो ब्लड के अंदर इनकी कमी हो गई है तो बॉडी ने पकड़ के इनको स्टोर करवा दिया, नहीं। अगर ब्लड में ज़रूरत है तो फिर इनको स्टोर नहीं करवाया जाएगा, बल्कि स्टोरेज से निकाल लिया जाएगा अगर कम है। तो अगर ज़रूरत पूरी हो गई है तो फिर इनको जो है वो डिपॉज़िट करवा दिया जाता है। उसके बाद हीमोपोइटिक टिश्यूज़ आ जाते हैं स्टूडेंट। हीमोपोइटिक के अंदर कहता है कि फाउंड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सेल फॉर्मेशन। और जो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो इनकी फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड आ जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द रेड एंड वाइट ब्लड सेल। अब ब्लड के अंदर स्टूडेंट रेड और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन द लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो होता है ब्लड का पोर्शन, ठीक है, जिसमें रेड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। फिर उसके बाद डिफेंस, यानी कि जो कोई भी फॉरेन पैथोजन आ गया है उससे अगर बॉडी को डिफेंड करना बचाना है तो उसमें हमारे जो है ना वो डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में रोल होता है इनका, कि जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे जो है ना वो ऑक्सीजन को डिलीवर करते होते हैं ये। उसके बाद आ जाता है जी मसल्स टिश्यू आ जाता है। वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स, कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। यानी कि ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और फिर उसके साथ मूवमेंट जो है ये परफॉर्म होती है। जब भी स्टूडेंट हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, कुछ मसल्स रिलैक्सेशन में जाते हैं, तभी हम जो है ना कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। 3 टाइप ऑफ द मसल टिश्यूज कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहते हैं कि मसल्स को हम जो है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि उनका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, और जो फंक्शनल मतलब जो उनकी एक्टिविटी है, उनका जो फंक्शन है, ठीक है, विद द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एडॉप्टेड टू इट्स साइकोलॉजिकल रोल।
फिजियोलॉजिकल रोल। तो अब वही बात कर रहा है कि अब ये जो है जो मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखेंगे और हर स्ट्रक्चर का जो है ना एक अपना फिजियोलॉजिक जो है वो रोल होगा, ठीक है, यानी फंक्शन होगा। तो इनकी बिना पे हम मसल्स टिश्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स के अंदर। सबसे पहले आ जाती है जो टाइप, वो स्केलेटल मसल्स आ जाती है, ठीक है। कंटेन बंडल ऑफ वेरी लॉन्ग, ठीक है, ये लंबे होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि इनके सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मल्टीपल होगा विद क्रॉस टीरिएशन, और इनकी जो है ना जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, एक दूसरे को जो है ना मसल्स की जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट आपने आप ये देखें ऐसे, ये जो है ना मसल्स के फाइबर समझ लें, ठीक है, इस तरीके से आएंगे, तो दूसरे वाले जो हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना क्रॉस टीरिएशन मिलती है हमें इन तरह इस जो है ना मसल्स के अंदर। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज क्विक, ठीक है। अब इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, जल्दी से हो जाती है, फोर्सफुल होती है, एंड यूजुअली अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, और हमारे ये अपने कंट्रोल में होते हैं ये मसल्स, ठीक है। अब पूरी बॉडी के स्टूडेंट जो मसल्स होते हैं ना, ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, उनको हम जो है वो मूवमेंट करवा लेते हैं, यानी जो हमारी हड्डियों के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। अब जैसे बाजू के मसल्स हैं, ठीक है, तो आप अपनी इनको अपनी मर्जी से इनको मूवमेंट करवा सकते हैं, इनके साथ कोई भी हैवी वर्क जो है वो आप कर सकते हैं, कोई हैवी वेट उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। तो इनकी जो है मतलब एक्शन क्या होता है, पावरफुल होता है, फोर्सफुल होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लोकेशन क्या होती है, अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कि ये बोन्स के साथ जुड़े होते हैं टेंडन्स की हेल्प से, यानी ये जो मसल्स हैं इनके एंड पे क्या होंगे, टेंडन होंगे, जो कि जाके बोन के साथ जुड़ जाएंगे। कंट्रोल इनका किस तरह से होता है, कि यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं या नहीं होते हैं, तो वॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपीयरेंस जब देखने में देखते हैं तो हमें स्टीरिएटेड मिलती है, स्ट्रिप्ड मिलती है, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इनको देखते हैं। फंक्शन कहता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट, मसल इनका रोल क्या होता है, बॉडी मूवमेंट में रोल होता है इनका। पोस्चर मेंटेन, ठीक है, बॉडी की जो एक पोजीशन है, साख्त है, उसको मेंटेनेंस में इसका रोल होता है, और वॉलंटरी एक्शंस, और हम इनकी मदद से अपना कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, कार्डिक मसल्स आ जाते हैं, ऐसे मसल जो कि हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल आल्सो हैव क्रॉस टीरिएशन, तो इनमें भी क्रॉस टीरिएशन होती है, यानी कि जो इसकी धारें होती हैं मसल्स की वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। एंड इज कम्पोज ऑफ इनलोंगेटेड ऑफन ब्रांच्ड सेल, ठीक है। अब ये जो है ये किस तरह के होंगे, लंबे होंगे सेल्स, और कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, यानी एक सेल के साथ दूसरी जो है ना ब्रांचेस मल्टीपल निकल जाएंगी। बाउंड टू वन एंड अदर एट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, स्ट्रक्चर्स को बाइंड करेंगी, ठीक है। जब इसी के से ये जब बाइंड करेंगी, ठीक है, क्रॉस टीरिएशंस, ठीक है, जब ये लंबाई में होंगी, और जो है लंबाई के बाद क्या होगा कि मल्टीपल ये आगे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सेल मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरकलेटेड डिस्क कहेंगे, दैट आर यूनिक टू कार्डिक मसल्स। अब ये वाली जो एबिलिटी है ये सिर्फ कार्डिक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारे दिल के मसल्स हैं उनमें सिर्फ ये प्रेजेंट होगी, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, दैट आर यूनिक टू कार्डिक मसल। कॉन्ट्रैक्शन इज ऑन वॉलेंट्री, ठीक है, विग्रस होती है, एंड रिदमिक होती है। अब ये कहते हैं कि जो मसल कार्डिक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है, जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे स्टूडेंट हार्ट की जो बीटिंग है, ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो क्या ये हमारी मर्जी से मतलब कर सकता है, हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम फिक्स किया वो ये खुद ब खुद जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है अपना एक साइकिल पूरा करता है, कुछ टाइम में ये रिलैक्स करता है, फिर साथ ही जो है ना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इनवॉलेंट्री होता है, इसका हमारे में अपना जो है वो कोई रोल नहीं होता है। विग्रस होता है, यानी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ना ये कर रहे होते हैं। एंड रिदमिक, और रिदम के साथ ये हो रहा होता है, एक तरतीब के साथ, कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन पहले होगी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगी स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो रिदमिक होता है, ये नहीं होता कि पहले जो है ना जो है कॉन्ट्रैक्शन जी 10 सेकंड के लिए होगी है, तो अगले जो है वो 15 सेकंड के लिए हमारे पास जो है ना रिलैक्सेशन चल या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि या रिलैक्सेशन के बाद फिर रिलैक्सेशन आ गया, तो ऐसा नहीं होता, एक रिदम में सारा प्रोसेस चल रहा होता है। लोकेशन कहाँ पे होती है, एक्सक्लूसिव टू द हार्ट, ठीक है, हार्ट के जो बाहर के मसल्स होते हैं वो हार्ट में जो स्पेशली आ जाता है ना, हार्ट का पूरा एक एरिया के लिए आप इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिनका हार्ट जिन मसल्स का बना होता है। उसके बाद कहता है कि कंट्रोल की बात करते हैं तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। अपेरेंस की बात करते हैं तो स्टीरिएटेड लाइक स्केलेटल मसल, ठीक है, हम स्केलेटल मसल्स की तरह ये भी स्टीरिएटेड होते हैं, बट इनमें जो है ना ब्रांचिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर नहीं होंगे लेकिन इनमें होंगे। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में कहते हैं कि इनका काम होता है जी ब्लड को पंप करना, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सबाइटा रिथमिक एंड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो है एक रिदम के साथ और एक पूरी तरतीब के साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्मूथ मसल आ जाता है। स्मूथ मसल्स में कहता है कि कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूजिफॉर्म सेल्स, कि ये जो है हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये कलेक्शन होती है
यानी स्पिंडल लाइक मतलब ये सेल होते हैं। अब स्पिंडल का मतलब क्या है कि लंबे लंबे जैसे धागे होते हैं, ये उस तरह से सेल मतलब इसके अंदर अरेंज होती हैं, इनकी कलेक्शन होती है। दैट लेक स्टीरिएशन, स्टीरिएशन जो है इसके अंदर नहीं होती है। एंड हैव स्लो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन, और इनका जो एक्शन होता है वो भी कौन सा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं इनके अंदर, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, आम जुबान में आप कह लें कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी स्टमक है, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, या हम जो हमारे जो है ना जितने जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स है स्पेशली, ठीक है, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कहता है कि इनके अंदर क्या है, एक तो स्टीरिएशन नहीं है, दूसरा इनके अंदर इनका जो एक्शन है वो कौन सा है, इनवॉलेंट्री है, यानी हम इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट हमारी जो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, ये बेसिकली इन्हीं मसल्स की मूवमेंट की वजह से हो रही है। तो क्या हम अपने जो है वो अपने माइंड से या अपनी मर्जी से स्टमक की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री इनका भी एक्शन होता है। इन ऑल टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स की जितनी भी टाइप होती हैं, कॉन्ट्रेक्शन इज कास्ट बाय द स्लाइडिंग इंटरेक्शन ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट along the thin actin filament। अब कहते हैं कि जितने भी मसल्स होते हैं स्टूडेंट, इनकी जो कॉन्ट्रेक्शन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आम जुबान में आप कह रहे हैं कि मसल्स का सिकुड़ना, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, ये किस वजह से होती है कि मसल्स के अंदर स्टूडेंट दो तरह के जो है ना वो फिलामेंट होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक एक्टिन प्रोटीन के होते हैं और दूसरे मायोसिन के होते हैं, ठीक है। मायोसिन जो होती है वो थिक वाली प्रोटीन होती है, थिक फिलामेंट होते हैं, और जो एक्टिन जो होते हैं ये पतले वाले फिलामेंट होते हैं। अब ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो है वो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती है। उसके बाद कहते हैं कि लोकेशन में फाउंड इन दी वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये उनकी दीवारों में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं। इसके बाद कंट्रोल की बात करते हैं तो इनवॉलेंट्री इनका कंट्रोल होता है। अपीयरेंस देखते हैं तो ये जो है वो नॉन स्टीरिएटेड होते हैं विद स्पिंडल शेप्ड सेल, ठीक है, नॉन स्टीरिएटेड है। और जो शेप है जिनकी वो कौन सी है, स्पिंडल लाइक है। फंक्शन की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, स्लोली ये जो है ना इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, और रिदमिकली होगी, ठीक है, रिदम के साथ होगी। रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को ये रेगुलेट करते हैं विद इन द ऑर्गन, ऑर्गन्स के अंदर। जैसे अब जो हमारे स्टमक के अंदर जो मूवमेंट है, ठीक है, डाइजेशन जो हो रही है, और जैसे ही फूड आई तो ये मूव करेंगे और जो है ना डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में स्टूडेंट देखें, सबसे पहले स्केलेटल मसल दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पर्पल कलर के, ठीक है। स्टीरिएशन प्रेजेंट है, धारियाँ, मसल फाइबर इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से जो कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल्स में ये देखिए मल्टीपल इनकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, यानी एक सेल है, जैसे ये एक सेल है, ये आगे जो है डिवाइड हो रहा है इस सेल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, और फिर ये आगे फर्दर इस तरीके से। तो जो है ना एक सेल आगे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, ब्रांचिंग सेल्स ही होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जी स्मूथ मसल्स की, ठीक है, स्मूथ मसल्स में ये देखें कि जो है स्टूडेंट मसल सेल्स के अंदर जो है इसमें भी न्यूक्लियस मतलब मल्टीपल प्रेजेंट होंगे, और ये जो है ना धारियाँ इसमें भी जो है ना मतलब एब्सेंट हैं। जैसे कि आप ये स्केलेटन मसल्स के स्केलेटल मसल्स के अंदर देखते हैं, तो इसमें जो है ये फिलामेंट हैं, ठीक है, जो कि क्रॉस किए हुए हैं एक दूसरे को। और फिर जब ये जो है कॉन्ट्रेक्शन में जाते हैं तो मसल्स जो है वो फिर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम बाय फेयर द मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी का ये सबसे पेचीदा सिस्टम होता है। इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ द बिलियन नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये बिलियंस में जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं, ऑल असिस्टेड बाय मैनी मोर सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड गिलायल सेल्स। तो न्यूरॉन्स को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, इनके फंक्शन में इनको असिस्ट कर रहे होते हैं जो सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लायल सेल्स कहते हैं, यानी इनके काम में इनको हेल्प कर रहे होते हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ 100 ऑफ इंटर कनेक्शन विद द अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब कहते हैं कि एक न्यूरॉन का जो है कई और हंड्रेड्स में न्यूरॉन्स होते हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं, एक न्यूरॉन मतलब। एंड फॉर्मिंग अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ, और ये कम्प्लेक्स सिस्टम बनाएंगे फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज। और इनका काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, ठीक है, उसको प्रोसेस करना, इसको ब्रेन तक लेके जाना, और फिर जो है उसी के हिसाब से जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाना। तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो नर्व सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू है, इनका काम हमारे ब्रेन के साथ होता है। यानी कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे अगर बाय द वे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग गया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ ही सेकंड्स से पहले बल्कि जो है ना अपना हाथ क्या कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। तो ये क्या ऐसे ही हो गया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट एक पूरी साइंस इन्वॉल्व होती है, एक पूरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कि आपका हाथ जैसे ही लगा तो हमारे ब्रेन को यहाँ से जो है ना वो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज किया, ब्रेन ने कहा कि फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो साइड पे करो। तो ये इतना जो है मतलब कि आप कह लें कि नैनो सेकंड्स के अंदर जो है ना ये काम होता है, ठीक है, कि ब्रेन जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, न्यूरॉन्स प्रोसेस करते हैं, उसको ब्रेन के पास लेके जाते हैं, ब्रेन फ़ौरन से उसका जवाब देके एक्शन आपसे परफॉर्म करवा लेता है। उसके बाद कहता है कि नर्व्स टिश्यू
इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। कहते हैं कि ये टिश्यू पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे एज एन इंटरग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कहते हैं कि ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक इस तरह के नेटवर्क के की शक्ल में, जो कि क्या होता है कि इंटीग्रेटेड होता है, यानी एक दूसरे के साथ क्या होगा कि कनेक्ट होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे पूरी बॉडी जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है। तो किसके थ्रू होती है, ये इन नर्व सेल्स के थ्रू ही होती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ऑटोमेटिकली द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर डिवीजन। अब कहते हैं कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक तो आपके पास आ जाता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस भी कहते हैं। इसके अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, हमारा दिमाग और हरा मगज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। अब कहते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास क्रेनियल, स्पाइनल एंड पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं। अब जैसे खून की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं ना स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स की एक नालियाँ होती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। और इन नर्व्स का काम क्या होता है, पैगामात को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाना, ब्रेन के पास लेके जाना, ब्रेन से फिर बॉडी की तरफ लेके आना। तो ये जो है डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होती हैं। इस बिना पे हम इनको क्रेनियल में डिवाइड करते हैं, स्पाइनल में डिवाइड करते हैं और पेरिफेरल नर्व्स में डिवाइड करते हैं। क्रेनियल नर्व स्टूडेंट वो होती हैं जो कि हमारे ब्रेन में से निकल रही होती हैं, स्पाइनल वो होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे हमारे हाथ पाँव हैं, ठीक है, हमारी लेग्स हैं, बॉडी की जो साइड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये नर्व्स, कंडक्टिंग इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। ठीक है, ये जो है सीएनएस की तरफ यानी ब्रेन की तरफ नर्व्स को पैगामात को लेके भी जाती हैं और वहाँ से वापस लेके भी आती हैं, जिसमें सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आ जाती हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो सेंसरी होती हैं इनका काम क्या होता है कि इन जो मैसेज है, ठीक है, जो ब्रेन की तरफ जाना है, बॉडी से ब्रेन की तरफ जाना है, वो सेंसरी न्यूरॉन या नर्व्स के थ्रू होगा। अगर ब्रेन ने जो ऑर्डर देना है, जो कमांड आनी है, जिसके थ्रू आनी है, वो मोटर के थ्रू आनी होती है। ठीक है, एंड गैंग्लिया दैट आर स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ द नर्व सेल्स आउटसाइड द सीएनएस। और सीएनएस के बाहर जो दूसरे नर्व सेल्स हैं, जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक क्लस्टर की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसके पास किस में आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं और गैंग्लिया आ जाते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं ये कौन कौन सी होती हैं, क्रेनियल, स्पाइनल और पेरिफेरल होती हैं। अब इन्हीं को मजीद हम कह देते हैं जी, यही जो नर्व्स हैं ये सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं। इनमें से यानी कुछ जो ब्रेन की तरफ पैगाम लेके जाएंगे और कुछ ब्रेन से पैगाम लेके बॉडी की तरफ आएंगी, और साथ में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी सेल इन बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस टिश्यू आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो नर्व जो सेंट्रल सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन्स होते हैं विच टिपिकली हैव न्यूमरस लॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है, तो कहते हैं कि ये लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, एंड वेरियस ग्लाइल सेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लाइल जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्लिया से, जिसका मतलब होता है ग्लू। ठीक है, विच हैव शॉर्ट प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि ये जो है लेंथ में क्या होंगे, जो ग्लाइल सेल्स हैं ये छोटे होंगे एज कम्पेयर टू न्यूरॉन्स, जो कि अब ये इनका काम क्या होता है कि ये स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्ट कर देते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, यानी जो ग्लाइल सेल्स हैं, एंड पार्टिसिपेट इन मैनी न्यूरल एक्टिविटीज़। और जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है उसमें इनका जो है ना ये पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूरल न्यूट्रिशन, न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है उसमें इनका रोल होता है, एंड डिफेंस ऑफ द सेल इन द सीएनएस। और सीएनएस के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है ना इनका बचाव में इनका रोल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें डायग्राम में कि हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो है ना ये ब्रेन वाला एरिया आ जाता है, जिसमें ब्रेन के ये पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, सेरिब्लम है, और फिर दिमाग से जो है ना वो हमारी गर्दन में जो है वो एक एरिया होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास सीएनएस में आएगा। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना ऐसे ये एक दरमियान में आप कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, जो मिड वाली है, ठीक है, वो हमारे पास क्रेनियल है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से जो ओरिजिनेट हो रही है वो स्पाइनल है, और फिर साथ ही यहाँ पे गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी बेसिकली ये सीएनएस की और पीएनएस की ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास आके सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, इसको देख लेते हैं। एनाटॉमिकली द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, कहते हैं कि नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया सीएनएस और पीएनएस के अंदर, विच हैव द मेजर कंपोनेंट शोन इन द डायग्राम। ठीक है, जो कि डायग्राम में कहते हैं शो किया हुआ है। फंक्शनली द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है यानी सीएनएस है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेंसरी डिवीजन होती है, सेंसरी पोर्शन होता है, और एक होता है मोटर वाला। ठीक है, सेंसरी को हम एफरेंट कहते हैं। अब जो सेंसरी है इसको भी मजीद हम डिवाइड कर देते हैं सोमैटिक के अंदर और विसरल के अंदर।
सोमैटिक में क्या होता है कि सेंसरी इनपुट आ जाती है परसीव्ड कॉन्शियसली, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईयर्स, आईज, स्किन एंड मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनसे जो है ना वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन जो है ना हमें परसीव हो रही होती है, ठीक है। जैसे आईज हैं, ईयर हैं, स्किन है, या फिर जो हमारे मसल्स हैं, स्केलेटन सिस्टम, ये खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे होते हैं ब्रेन को। उसके बाद विसरल आ जाता है। विसरल यानी जो हमारे ऑर्गन्स है, सेंसरी इनपुट नॉट परसीव्ड कॉन्शियसली, ठीक है, ये खुद ब खुद मतलब नहीं जाती है, ठीक है। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, या जो दूसरे ऑर्गन है, स्टमक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ये खुद ब खुद नहीं दे रहे होते, ठीक है। अब जो हमारे सोमैटिक के अंदर यानी कि स्किन, आईज, ईयर, जो एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट होते हैं ना, ये खुद ब खुद ब्रेन को मैसेज देने वाले होते हैं। लेकिन विसरल हम बोलते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है, ऑर्गन से जो होते हैं, तो ये खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन ब्रेन को नहीं भेजते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी मोटर। जैसे कि आपको खुराक को डाइजेस्ट करना है ना, तो ये खुद नहीं मैसेज भेजेंगे, ठीक है। ब्रेन को जो है ना वो कुछ हार्मोन्स के थ्रू जो है ना वो कमांड मिलती है कि स्टमक के अंदर जो है ना वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो जो है ना डाइजेशन स्टार्ट की जाती है। उसके बाद मोटर डिवीजन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम इफरेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें भी सोमैटिक आ जाती है डिवीजन हमारे पास। सोमैटिक में कहता है कि मोटर आउटपुट कंट्रोल्ड कॉन्शियसली आर वॉलेंटरली, फॉर एग्जांपल बाय द स्केलेटल मसल्स इफेक्टर्स। अब यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं, जो स्केलेटन के मसल्स होते हैं, ठीक है, जब कहता है कि वो ब्रेन का ऑर्डर को परसीव करते हैं और फिर उसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मोटर डिवीजन में आ जाएगा। और ऑटोनॉमिक के अंदर कहता है कि मोटर आउटपुट नॉट कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, फॉर एग्जांपल बाय हार्ट और द ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे वहाँ ब्रेन जो है वो कोई ऑर्डर दे रहा है, हमारे हार्ट को दे रहा है, ठीक है, या हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो वो जैसे ब्रेन ने उनको ऑर्डर देना है वो उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारे मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू इनको जो पैगाम आता है, ठीक है, बाजू का, तो उसमें हम मतलब जैसे ब्रेन ने कमांड दी है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये जो है सोमैटिक में आ जाएगी। और ऑटोनॉमिक यानी कि जैसे ही ब्रेन ने जो भी इनको ऑर्डर दिया है वही आउटपुट है, उन्होंने इसको रिसीव करके तो जो है ना उसको कमांड को पूरा कर देना है। द ऑटोनॉमिक इन मोटर नर्व्स कंप्राइजिंग व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं इनको हम एएनएस भी कहते हैं, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड ऑल द पाथवे इन्वॉल्विंग द टू न्यूरॉन्स। और इसके अंदर जो है ना एएनएस के अंदर दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो आ जाता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स। अब जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होते हैं कहते हैं कि विद द सेल बॉडी इन द सीएनएस। अब कहते हैं कि इसमें जो है ना, अब ये स्टूडेंट यहाँ पे बात जो है थोड़ी सी डीप चले जाएगी। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे जिनकी जो है ना सेल बॉडी यानी उनका जो है ना सेल होता है मेन सेंटर के अंदर, ठीक है, वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है ना वो आउटसाइड द ब्रेन होगा, या खाली जो सेल बॉडी जो है वही सिर्फ होगी और वो ब्रेन के अंदर होगी। एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, विद द सेल बॉडी इन द गैंग्लियन। और इनकी जो सेल बॉडी है वो सीएनएस के अंदर नहीं बल्कि गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है वहीं पे ये प्रेजेंट होगी। द एएनएस हैज टू डिवीजन। एएनएस को हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट दो हिस्सों में, ठीक है, मतलब इसके आगे फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होती है, ठीक है, विद इट्स गैंग्लिया विद इन आर नियर द इफेक्टर ऑर्गन मेंटेन द नॉर्मल बॉडी होमोस्टेसिस। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं इनका काम क्या होता है कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको नॉर्मलाइज रखना, ठीक है। उसके बाद जो सिंपैथेटिक डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर भी गैंग्लिया होते हैं जो कि ब्रेन के करीब होंगे, ठीक है, बॉडी के रिस्पॉन्सेज को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द एमरजेंसीज एंड एक्साइटमेंट। यानी जब हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है या हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाला एक माहौल होता है, ठीक है, या टेंशन वाला माहौल होता है, तो उस कंडीशन में जो है ना ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। एएनएस कंपोनेंट लोकेटेड इन दी वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो है कहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ये वाले इसके न्यूरॉन्स, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड समटाइम रेफर टू एज द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कि ये हमारे जो है स्टमक का एक नर्वस सिस्टम है, फिर ये सिचुएशन के लिहाज से जो है ये एक्टिवेट होता रहता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।